सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तुम नहीं मानते? Would not be deterred by any threat. हम यहाँ पर जो है ये तमाशा नहीं देख सकते कि तुम रोज अदलिया की तौहीन करो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। मुजफ्फर वारसी की मशहूर हम का मिसरा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। अल्लाह की ज़ात हर लम्हे अपने होने का सबूत हमारे इर्द गिर्द मुहैया करती है, लेकिन बहुत से लोगों की किस्मत में बेयकीनी के सहराओं में पाप आदा भटकना ही शायद लिखा हुआ है। वो लोग कि जो अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, उनके लिए एक जीती जागती मिसाल मेरा और आपका वतन है कि जो चल ही अल्लाह के सहारे रहा है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मेरे इस देश की 60 साला तारीख देख ले, और अगर तारीख की बरगर्दानी मुश्किल है तो हाल को ही एक दफ़ा देख लीजिए, मुलाहिजा फरमा लीजिए। कल की बात है कि इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के सरकारी मुलाजिमीन ने अपने ही पाया तक के दीवान खाने यानी कि सिविल सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया। गुमसान का रन पड़ा, चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर तोड़ डाला और एक पुलिस कांस्टेबल को मार ही डाला। कल का ये मार्का सरकार बनाम सरकार का था। कल ही पंजाब की सबसे बड़ी जामिया यानी कि यूनिवर्सिटी कि जब भी कभी इल्म और हुनर के कई गोहरे नायाब दिया करती थी, उसमें एक मार का तालिब इल्म बनाम उस्ताद का लड़ा गया कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिब इल्म कामयाब रहे। नौजवान नस्ल किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और हमारी रीढ़ की हड्डी ने अपनी मजबूती साबित करने के लिए बफजले खुदा अपने 2 उस्तादों को मार मैदान से भगाने पर यूं मजबूर किया नाजरीन के असातिज़ा ने तालीम और तरबियत देने से सिरे से इनकार ही कर दिया और हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज वहां किताब नहीं खुली, गेट खुले, और वो भी पुलिस के ट्रकों के लिए। एक मार्का और सुन लीजिए, एक मार्का पिछले दिनों लियारी में लड़ा गया, आपको याद होगा, जो सरकार बनाम अवाम के नाम से था। पुलिस पूरे तर्राक से जो है लियारी में छुपे बैठे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप करने गई और अवाम ने इसे ही क्लीन बोल्ड कर दिया और सरकार इसका गुस्सा मीडिया पर निकालने पर उतर आई। यानी कि सरकार बनाम मीडिया का एक नया मार्का वजूद में लाने की कोशिश की गई जो बदकिस्मती से कामयाब ना हो सका। एक और मार्का अदलिया बनाम इंतजामिया के नाम से काफी दिनों से जारी है इस मुल्क में। वजह मार्का आइन की पासदारी और इसका दिफा है। अदालत सियासी मुकदमात के अपने पस मंजर के बावजूद गुमान कर रही है कि वजीर आजम सईद यूसुफ रजा गिलानी को मुजरिम करार देने का फैसला वक्त की कसौटी पर खरा उतरेगा, मगर वजीर आजम को भी ये बदगुमानी है कि उन्हें आइन का दिफा करने पर मुजरिम करार दिया गया है। कल वजीर आजम अपनी काबीना से ये कह रहे थे कि मैं धमकियों से जाने वाला नहीं। अदलिया बनाम इंतजामिया के इस मार्के से एक और मार्का ज़हूर पा चुका है कि जिसे गिलानी बनाम ऑपोजिशन मार्का कहा जा सकता है। ऑपोजिशन हुकूमत की सबसे बड़ी नाकिद होने के साथ साथ खुद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पर हुकूमत फरमा रही है। इसकी नज़र में वफाकी हुकूमत बदउनवान भी है और गुस्ताखे अदल भी, मगर इसके अपने दामन में ऐसा कोई सितारा नहीं कि जो वफाकी हुकूमत को शर्मा दे। अदालत उज़्मा पर हमला करने का सितारा जुर्रत भी इसके पास है और करप्शन के खात्मे के लिए किसी जदोजहद से तही दामन भी। मगर ऑपोजिशन के इन शहराओं से अगर वो पूछा भी जाए, इनके चैंपियन से पूछा जाए, इस हवाले से बात की जाए, ये क्वेश्चंस अराइज हों, तो अपने पैरों पर पानी भी नहीं पड़ने देते और अपने तई अपने आप को अच्छी तर्ज हुकूमत कायम करने के लिए नोबेल प्राइज का हकदार भी समझते हैं। एक मार्का इंतहाई पेचीदा है जो बैक वक्त फौज बनाम सियासतदान बनाम पार्लियामेंट और पाकिस्तान बनाम अमरीका के मुख्तलिफ नामों से लड़ा जा रहा है और वजह एनाद नेटो सप्लाई है। इस मार्का आराई की एक वजाहत आज पाक फौज की तरफ से जारी की गई है कि 3 दिन पहले जो पाक अफगान और नेटो फोर्सेस कमांडरों के सहफरीकी इजलास जो हुआ था, उसमें गुफ्तो शनीद में नेटो सप्लाई खोलने की कोई बात नहीं की गई थी। ये वजाहत इसलिए पेश की गई है कि लोग ये समझना शुरू हो गए थे कि सारा मामला खुद फौज ने अमेरिका से बराह रास्त तय कर लिया है और अब हुकूमत पार्लियामेंट की करारदादों के गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रही है। यह अल्लाह के वजूद के होने की चंद रोशन मिसालें हैं जो मैंने हाल से अभी आपको दी हैं, वरना 1947 से अब तक ऐसी रोशन मिसालें पाई जाती हैं कि जिन्हें जानकर लादीनों के जदे अमजद भी अल्लाह के होने पर ईमान ले आए कि ये रियासत जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है बगैर किसी इंसानी कोशिश के चल रहा है। ना इसके अवाम को इससे कोई सरोकार और ना ही इसके हुक्मरानों को इससे कोई भी हमदर्दी। बस नफ्सा नफ्सी का आलम है और अल्लाह की ज़ात है दोस्तों। मगर सवाल ये है कि अल्लाह की ज़ात हम पर कब तक मेहरबान रहेगी? अगर इसने अपनी नजर करम फेर ली
तो हमारे रहनुमा क्या करेंगे, और इससे भी बड़ा सवाल, हम कहां जाएंगे? वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। सवाल आज का यही है कि क्या ये रियासत जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है वाकई किसी इंसानी कोशिश के बगैर चल रही है, और अगर अल्लाह ताला का हम पे करम है तो कब तक करम रहेगा, कब तक इसी तरह सूरत हाल चलती रहेगी, और अगर ये ना रहा तो फिर हमारा क्या बनेगा, हुक्मरानों का तो क्या, अवाम का क्या बनेगा, अवाम कहाँ जाएगी? यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मा बुखारी साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, MPA हैं, हमारा साथ दे रहे हैं ज़ईम कादरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MPA, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रज़ी साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी, क्या वाकई ये रियासत जो है किसी इंसानी कोशिश के बगैर चलती नज़र आ रही है अभी? देखिए, रियासत के कुछ मज़र होते हैं। एक तो जोग्राफिया होता है जो उसको डिटरमिन करता है, 212 रियासतें इस वक्त दुनिया के अंदर, हर एक का अपना जोग्राफिया है। दूसरा उसकी आबादी होती है, डेमोग्राफी होती है। कोई कहता है जी हम एक मिक्सचर पॉपुलेशन है, कोई एथनिक बुनियाद के ऊपर होता है। तीसरा हाकमियत आला होती है जो कि मज़र होती है उसकी, और चौथा जो होती है उस हाकमियत आला को इम्प्लीमेंट करने वाली हुकूमत होती है, जो खुद भी अपने आप को इन्फोर्स कर सकती है किसी डिक्टेटरशिप की ज़रूरत में, या वहाँ के अवाम जो होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। अब आप एक एक बात पे आ जाइए। जोग्राफिया है जी हमारा, हम ड्रोन हमले नहीं रोक सकते, ठीक है, और 40% पाकिस्तान का जो हाफ है, आधा है बलोचिस्तान, वहाँ पे जाते हुए हमें डराया जाता है कि आप ना जाइएगा, आपकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। और फौज वहाँ पे जो बैठी हुई है गुज़िश्ता 15 साल से, वो भी बहुत सारे इलाकों में इजाज़त लेके जाती है वहाँ के मुकामी वॉरलॉर्ड्स की। ये सूरत हाल हो चुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद इक़्तिदार आला की तरफ आ जाइए। इक़्तिदार आला जो है वो इस्टेब्लिश करना है अदलिया ने, मुकन्ना ने यानी कानून साजी ने, और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एग्जीक्यूटिव ने। अदलिया जो है, मुकन्ना एक कानून बनाती है, अदलिया उसकी इंटरप्रिटेशन करती है, जुडिशरी वो कहती है उठा के ले जाओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो कहता है उठा के ले जाओ, ये कानून मैं नहीं मानता। अब वो तो अगर कहे तो वो फिर भी प्राइम मिनिस्टर होता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे जाता है, और ये आर्गूमेंट तो यहीं पे छोड़ते हैं। क्या दौर आ गया है, टम्बकटू के किसी वजीर आजम को भी CNN की एंकर ये नहीं कह सकती कि मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, ठीक है। आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जब उस एंकर ने, मतलब मैं उसके बारे में कोई नहीं कहना चाह रहा, एंकर आप भी हैं और बदकिस्मती से कुछ जगहों पे मैं भी हूँ, लेकिन कई बार इंटरव्यू किए, कभी उनसे एक बार भी उस्मा साहिबा ने कहा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो, जवाब दो इसका, उंगली उठा के नहीं बात की जनाब। उस एंकर पर्सन ने तो अपने कोट झाड़ा है, सीधा होके बैठी आगे हुई है, फिर कहा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। कमाल। आई एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फेल्ट ह्यूमिलिएटेड कि जनाब मेरे इलेक्टेड नुमाइंदे को। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं अदलिया बनाम इंतजामिया, एक स्टेप बाय स्टेप चल लेते ना। अभी तो मैंने पूरा लिस्ट किया कि कौन कौन कन्फ्रंटेशन पे है, कौन कौन आमने सामने। इस रियासत में तो हर कोई आमने सामने नजर आ रहा है। हर कोई आमने सामने नहीं, जो रियासत को जब कानून इंप्लीमेंट करने की बारी आती है, जब लॉ एंड ऑर्डर की बारी आती है, डिक्टेटर होता है तो वो 3 नवंबर ले आता है, मुंतखब हुकूमत होती है हमारी पर्ची से तो वो लिहारी निकाल के दिखा देती है हमें। आई मीन दोनों के अंदर मुझे बताइए कि मैं फर्क क्या करूं दोनों के अंदर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब मुझे आज आपसे रिक्वेस्ट है, आपने सॉवरेंटी का नाम नहीं लेना, बका का नाम नहीं लेना प्लीज, और वकार, कौमी वकार का नाम नहीं लेना, बिकॉज हर बंदा, हर पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो आता है वो इन्हीं 3 लफ्जों के पीछे अपने आप को ढालकर छुप जाता है, आराम से बैठ जाता है, तो अवॉइड कीजिएगा। अदलिया बनाम इंतजामिया, ये इशू, हमारा वजीर आजम अगर अपनी काबीना को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ये कहे कि मुझे कोई धमकी शमकी से फर्क नहीं पड़ता, मैं घर नहीं जाने वाला, और उसके बाद बाहर से गोरों से बड़े गंदे लहजे में बातें भी सुन के वापस आ जाए, तो क्या समझा जाए? अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव आंखों में आंखें डाल के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री को कन्फ्रंट कर रहा हो, तो व्हाट डू वी मेक ऑफ इट? पहली तो बात यह है कि जो 3 लफ्ज़ आपने कहे, मैं नहीं समझती कि वो कोई इतने इलीगल या इस किस्म के लफ्ज़ हैं कि जो किसी पाकिस्तानी को नहीं कहने शो के लिए मान लेते हैं, मैं भी नहीं कोशिश करेंगे कि वो लफ्ज़ जो है वो अगर आपके प्रोग्राम के लिए बैन है, वो बैन है तो नहीं कहेंगे। बैन नहीं है, लेकिन दुखी हो गए सुन के। आप ठीक कह रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं दुखी होने के लिए, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं भी आपके दुख में उसी तरह से शरीक हूँ जिस तरह से आप हैं। लेकिन पहली तो बात यह है कि जिस आपने जो कोट किया प्राइम मिनिस्टर की जिस बात को कि मैं धमकी नहीं, वो उन लोगों की धमकी की बात की उन्होंने कि जो उनको कहते हैं कि आप अभी फारिग हैं, हम आपको मानते नहीं हैं, वो उनकी बात की। हमने कहीं भी अदलिया बनाम प्राइम मिनिस्टर वाली मुकरना वाली बात नहीं है। बात यह है कि एक अपनी राय है
ان کی رائے یہ ہے کہ اپیل کا حق ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو پی ایم ایل این کا حق ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ جو اپنا حق استعمال نہ کریں، حالانکہ ان کی جو غداری کی جو بغاوت کی جو اپیلیں تھیں وہ 9 سال پینڈ رہی، اور 9 سال پینڈ رہنے کے بعد یہ واپس آئے اور ان کو ریلیف ملی. اپیل آپ کا رائٹ ہے، مگر آپ کا اپنی آئینی تشریح کرنا اور کہنا کہ آئین کی پاسداری کی ہے اس لیے مجرم ٹھہرایا گیا ہوں، یہ آپ کا حق نہیں ہے. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہیں آئین کی تشریح کرنا ہمارا حق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک آرٹیکل آئین کا جو ہے اس سے روگردانی کی جا رہی ہے، اس سے آنکھیں اگر چرائی جا رہی ہیں تو وہ کہنا ہمارا حق ہے. کیا 248 آرٹیکل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ وہ میں نے تو نہیں ڈالا، اس کا دفاع کر لیتے نا. وہ دفاع کیا ہم نے، تو بار بار کہہ رہے تھے لیٹس ناٹ گیٹ انٹو نیٹی گریٹی. آئی وانٹ ٹو نو کہ ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو جب ہائیسٹ کورٹ آف دی کنٹری بہت دفعہ کی ہے یہ آپ کا بھی، میں نے بتایا آپ کا دامن بھی پاک نہیں، آپ بھی چڑھ دوڑے تھے سپریم کورٹ کے اوپر، تو دامن تو ادھر کسی کا بھی پاک نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں آج یہ بھی نہیں لکھا زعیم قادری صاحب کہ امپلیمنٹ کرانے کے لیے نون لیگ کو کردار ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں کردار تو پوری قوم کو بہرحال ادا کرنا چاہیے. وزیر اعظم کی بات تو آپ کو درست لگی، بہرحال پوری قوم کو کردار ادا کرنا چاہیے. نہیں ان کی تشریح obviously اگر ہماری یہ نہیں مان رہے تو کہ یہ تشریح نہیں کر سکتا تو پھر ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. رائٹلی سیڈ. عرض یہ ہے کہ جس جوڈیشری کی آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ جوڈیشری نہیں تھی جس کو پوری قوم نے کھڑے ہو کے سڑکوں پہ نکل کے بحال کرایا تھا. پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی، کیونکہ وہ آپ کے حق میں نہیں تھی، اس لیے وہ عدلیہ نہیں تھی. نہیں عدلیہ میرے حق کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو ایک عامر برا لگتا ہے کہ وہ عدلیہ سے اپنے انگوٹھے چپاتا ہے اپنے آپ کو کریڈیبلٹی دینے کے لیے، so then who are you to decide؟ یہ ایشو تھا ہی نہیں. اس ملک پہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کیٹیگوریکلی جب چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا، محترمہ بینظیر بھٹو آن بورڈ تھی، وہ اسی لیے گئی تھیں. You know what I don't understand زعیم قادری صاحب، ایک عدلیہ کو آپ نہیں مانتے تھے، اس عدلیہ کو یہ نہیں مانتے، عوام بیچاری کہاں جائے؟ اس عدلیہ کو کوئی بھی نہیں مانتا تھا. عرض یہ تھی کہ وہ عدلیہ ایک جیپڈائزڈ عدلیہ تھی، ان پہ سٹگماز تھے. وہ زعیم قادری صاحب، سجاد علی شاہ انڈیا کا چیف جسٹس تھا، وہ ملائن تھا انڈیا کا چیف جسٹس تھا پاکستان فاروق لغاری، اور جو وہ کر رہا تھا وہ سب انت ہو چکا. عرض یہ ہے آپ کوٹ رپورٹر بھی رہے ہیں، ایک سے آپ کوٹ رپورٹر بھی رہے ہیں، کوئٹہ بینچ کے ساتھ انہیں کیا کیا تھا یاد ہے آپ کو؟ جی راتوں رات طیارے گئے تھے. لاہور کے اندر ڈالر کا ریٹ جو ہے ایک دن کے اندر 4.5 روپے بڑھا تھا. اس وقت کی بات ہے، میں نے رپورٹ کیا ہوا آن ریکارڈ ہے. نہیں میں نے رپورٹ بزنس ریکارڈر کے فرنٹ پیج کے اوپر اس دن کی میری سٹوری ہے، بائی لائن ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے مارکیٹ کا سروے چھاپا تھا کہ ڈالرز کنہوں نے بائی کیے ہیں. آج ایک بات کہہ دوں، آج وزیر اعظم ایک ضرور کیجئے، آج وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کمپلین کرتے ہیں کہ میرے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ یہ عدلیہ قابو میں نہیں آ رہی. جب عدلیہ ایسے فیصلے دیتی ہے میری انویسٹرز رک جاتے ہیں باہر. آپ کے ٹائم پہ بھی سیم پرابلم تھی جناب، جب آپ نے دھاوا بول دیا. آپ نے آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فرمایا حضرت نے کہ پیسے گئے تھے وہاں، ٹھیک ہے. میں تو نہیں مانتا کہ ہم نے دیے تھے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں دیے تھے. اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو یہ ہے وہ فرق جو اس وقت میں اور آج کی عدلیہ میں تھا. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. He has proven my point کہ یہی وہ پرابلم تھی کہ لوگوں کو اعتبار نہیں تھا. پوری قوم نکلی تھی، انہوں نے نکل کے اس عدلیہ کو بحال کرا لیا تھا. اور محترمہ ایسی نہیں گئی تھی بیکاز انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا کہ ہم اس کو بحال کریں گے. نہیں آپ اس طرح نہیں، میری باری ہے، میں جواب دے لوں. عرض یہ ہے کہ جو آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کی بات کی، صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2/3 آبادی اگر جانا چاہتی تو چلی جائے. ان کو یہ بھی نہیں علم کہ اگر مجھے انہوں نے کہا آپ ریزائن کریں گے، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نکال دیا گیا تو میں ریزائن کر دوں گا. یار ایک آدمی کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر وہ نکل جائے تو پھر اس کے ریزائن کی ضرورت نہیں رہتی، تو پھر اس سے تو میں کیا میرا خیال ہے پھر وہی بات ہے مہر کہ یہ اپنی انٹرپریٹیشن نون لیگ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں نجومی بھی ہے، یہ ایک ہم کہہ رہے تو غلط. اچھا مجھے بات کرنے نہیں اس طرح نہیں نا، شور بچا کے نہیں مسئلہ حل ہوگا. شور تب مچاتے ہیں جب دلائل ختم ہو جائے. دلائل سے بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بات نہیں کروں گا. آپ نہیں، آپ کیسے بات نہیں، آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھے؟ نہیں یہ ڈکٹیٹرشپ آپ کی ہے، نون لیگ میں چلتی ہوگی، ہمارے نہیں چلتی. میں نے آپ کو خاموشی سے سنا ہے، اب آپ نہیں سنا نا. نہیں میں نے سنا آپ کو خاموشی سے. اچھا پلیز قاضی صاحب اپنا تماشا اپنا میرا تماشا نہ بنائیے، چلیے تماشا مت دکھائیے اپنا. آج عوام جاننا چاہ رہی ہے پاکستان چل کس طرح ہے، دیکھیے کون چلا رہا ہے. میں یہ ابھی جس عدلیہ کی آپ بات کر رہی ہیں، ابھی انہوں نے کہا ڈالر بانٹے گئے، یہ وہ کیے، میں مانتی ہوں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی جو ہر جمعرات کو جلوس نکالتی ہوتی تھی ہائی کورٹ کے باہر جا کے، کیونکہ ہم عدلیہ کی ریوائول چاہتے تھے. لیکن آج کیٹیگوریکلی لوگ کہہ رہے ہیں چیف صاحب بحال ہوئے، عدلیہ بحال نہیں ہوئی، جج بحال نہیں ہوئی، جسٹس کہاں ہے؟ لوگ آج بھی موت کی چکیوں میں ہیں. مہر کتنے سالوں سے لوگوں کی اپیلیں جو ہیں وہ نہیں ٹیک اپ کی جاتی. لوگوں کے کیسز اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ کانسنٹریشن
اینٹی پی 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 جتنے پی 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 کے کیس ہیں ان کے فیصلے ہو جاتے ہیں. حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اصغر خان کی آج بھی پٹیشن جو ہے اس کو بھی 4 جون تک ملتوی کر دیا گیا, اس پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, میں چھوٹا سا وقفہ لے لوں, اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا کہ کیا انتظامیہ کے پیچھے جو پڑے ہیں, کیا لوور جوڈیشری صحیح ہو گئی ہے, کیا اس کے معاملات طے پا گئے ہیں؟ اور سجاد علی شاہ کے اوپر اس کی کورٹ پہ دھاما بولنا اور صرف اس ریزننگ کے ساتھ کہ وہ ہمارے نزدیک جج صحیح نہیں تھا, یہ کس حد تک درست ہے؟ واپس آ کے اس پہ بھی بات ہوگی کہ سرکار بنام سرکار اب اسی ملک میں دیکھا جا رہا ہے. ایک پولیس کانسٹیبل کو کل مار دیا گیا, وہ بھی سرکاری ملازمین نے مارا, اسی سب سے بڑے صوبے میں جس کا خادم اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ ہماری گورننس دیکھو. یہ کس طرح کی گورننس ہے جب پبلک سرونٹس ہی, ان کا ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر اے ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. آج یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ ملک چلا کون رہا ہے, کیونکہ ہمیں ہر کوئی کنفرنٹیشن پہ نظر آ رہا ہے. عدلیہ بنام انتظامیہ, سرکار بنام سرکار جو کل پنجاب میں ہوا, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے دھاوا بول دیا سول سیکریٹریٹ کے اوپر. اس کے بعد ہمیں ابھی یاد ہے ڈاکٹرز کی ہڑتال بھی اسی صوبے میں ہوئی تھی, اور ایک دفعہ پھر بلیک میلنگ کے حربے استعمال کیے گئے تھے. طالب علم بنام اساتذہ, یہ بھی پنجاب کی کہانی. اس کے بعد سرکار بنام سرکار, آپ کو بتایا سرکار بنام عوام, لیاری کون بھولا ہے ابھی تک, اور ساتھ ہی فوج بنام سیاستدان کہہ دیں, یا سیاستدان بنام پارلیمنٹ کہہ دیں, یا یہ ملک بنام امریکہ کہہ دیجئے جو نیٹو کے حوالے سے کنفرنٹیشن چل رہی ہے. کون چلا رہا ہے یہ ملک بات کر رہے ہیں, مگر پنجاب کی سب سے پہلے بات کریں گے زیم قادری صاحب. گڈ گورننس کے سب سے بڑے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کے میگا ایشوز کیا ہیں, پہلے یہ بتائیے. نہ کریں, نہیں بالکل بھاگ رہے ہیں آپ, آپ ڈرتے بتائیے, میں حاضر ہوں, بولیے. نہیں چاہتے آپ بتائیے, اگر آپ کنفرنٹ کرنا چاہتی تو بولیے. میں حاضر عرض کرنے دیں گے. ریاست کا بیسک فائبر ڈسٹرب کر, ہاں ریاست کے جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں نا, میری بات قاضی صاحب, ریاست کے جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں نا, ان کا بیڑا گرک کر دیا گیا ہے. یہاں پہ فیڈریٹنگ یونٹ کا ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ عوام کے ساتھ مل کے فیڈریشن کے خلاف مظاہرہ لیڈ کرتا ہے, مظاہرہ لیڈ کرتا ہے. اور ایشو کیا ہوتا ہے, مجھے عرض چاہے گیس ہو, چاہے لوڈ شیڈنگ ہو, چاہے زرداری صاحب کی ذات ہو, مجھے عرض کر لینے دیجئے, مجھے عرض کر لینے دیجئے. ہاں لوڈ شیڈنگ, میں عرض کرتا ہوں, لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ اس لوڈ شیڈنگ یہ ملک ہے نا پورا, یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے, ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں, ہمارے باؤ اجداد کے خواب ہیں. اس لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ جس میں انرجی کانفرنس کے اندر وہ کمٹ کر کے آیا ہے, انگوٹھا لگا کے آیا کہ میں یہ کروں گا, میں 8 بجے دکانیں بند کرواؤں گا, 8 بجے دکانیں بند نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسری بات, 4 سال سے ایک فائل دبی ہوئی ہے لاہور شہر کے اندر, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے 350 میگا واٹ بجلی بنتی ہے. 4 سال سے وہ پروجیکٹ چیف منسٹر کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, کیوں نہیں یہ 350 میگا واٹ بناتے جی؟ کس نے روکا 8,000 ٹن جو ہے وہ روزانہ کوڑا لاہور شہر میں پیدا ہوتا ہے, کس نے روکا کہ اس سے آپ سالڈ ویسٹ بجلی بنائیں؟ اس سے لوگ سننا چاہتے ہیں, خادم اعلیٰ بھی انسان ہے نا, ضرور آپ سے جواب لوں گا. ہم جو کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی, مجھے بات میں آپ دیجیے گا باری آنے پہ. اب دیکھیے کسی نے نہیں روکا چیف منسٹر صاحب کو, وہ نندی پور کو لے کے تو چل پڑتے ہیں. وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنے ایک دوست کو ہاں جی آکشننگ کے بغیر, پتہ کریں کس کو ملا ہے وہ لاہور کا کوڑا اٹھانے کا, جو اٹھانے کا نہیں بلکہ استعمال کرنے کا, پتہ کریں جی, بہت بڑا ڈالروں میں جو ارب پتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ایک عدد پروگرام رکھ لیں, الگ رکھ لیں, اگر ثابت ہو جائے الگ رکھ لیں, وہ کسی ایسی کمپنی کو دیا گیا ہے جی جو کنیکٹڈ نہیں ہے اس کمپنی سے. دیکھیں جب رجیم چلی نا, یہ بات کر رہے ہیں ایک بات. نمبر 1 انہوں نے کہا بجلی کیوں نہیں بناتے اسے, ہمیں ایک بات 18th امینڈمنٹ کے بعد, پھر آپ ساری باتیں کر رہے ہیں, میں چپ کر جاتا ہوں. آپ کریں یہ ہے کہ ہمیں 18th امینڈمنٹ کے بعد 8 ماہ پہلے یہ اجازت ملی کہ ہم انرجی کے معاملے میں دخل اندازی کر سکتا پنجاب. ہم نے اس 8 مہینے میں 1500 میگا واٹ کے MOUs نہیں, اگریمنٹس کیے. اجازت کس نے آپ کو دینی تھی؟ 18th امینڈمنٹ سے پہلے 2 سال ہو گئے, اپریل 2010 کے اندر آئی تھی. 8 ماہ پہلے ہوئی ہے, اور یار 50 میگا واٹ کی پہلے اجازت تھی. آپ نے کام اور اعلان تو شروع کر دیے. سر سن لیں نا, ہم نے اس 8 ماہ میں 1500 میگا واٹ کے اگریمنٹس کیے. توسا پہ 180 میگا واٹ کا کیا, کول کے 280 کا کیا, ونڈ کو 280 کا چکوال میں کیا. کول کا سروے نہیں ہے, کون کہہ رہا ہے چکوال کا سروے نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ سروے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ مجھے سروے دے دیں, میں جرنلزم چھوڑ دوں گا. آپ مجھے کول کا سروے دے دیں, میں آپ کو کل دکھا دوں. آپ مجھے سروے دکھا دیں, میں آپ کا پورا
सर्वे दिखा दूं आप और वो मुझे सर्वे चनियोट पाकिस्तान का का- पोर्टेंट क्रीम चनियोट कोल का- ना हो तो चनियोट मैं का- सियासत छोड़ दूंगा। चनियोट का- चनियोट का नहीं जी गलत कह रहे हैं, चनियोट का गलत कह रहे हैं आप दिखाइए, गलत कह रहे हैं। आप दिखाइए, मैं गलत नहीं कह रहा, मियां वाली मैं और आपकी पूरी चकवाल गवर्नमेंट की चलान सरहद आया पे, हूँ। मियां वाली ऑस्ट्रेलिया और से चकवाल आपने की सरहद शराब पे ली है, बेस्ट कॉल है पाकिस्तान ये का। जान लेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया से ये आपने पीपल शराब लिसन ली है, है, आप डोली डोली खान का कोयला आप बेस्ट है, डोली- याद बात किए ना जी, डीजी खान का कोयला ज़ैन बेस्ट कादिर है। साहब, सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाने की हाँ। टर्किश कंपनी आई है वहाँ, वो इकट्ठा कर रही है टर्किश यार, कंपनी इकट्ठा कर रही है, इकट्ठा कर रही है। इनिशियली उसका प्रोजेक्ट है, टर्किश ही करेंगे इंशाल्लाह ताला, नहीं बिड करेंगे, जाएंगी, उनका नहीं है कंजम्पशन का प्रोजेक्ट भाई। बाकायदा बिड जाएंगी, किसी को हवा में वो प्रोजेक्ट नहीं दे दिया जाएगा, ओपन टेंडरिंग होगी और उसके बाद हम वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह लगा के दिखा लेंगे। जो हमारे बिजली के एग्रीमेंट्स हैं उसकी कंप्लीशन टाइम 18वीं तरमीम से पहले ही 50 मेगावाट की इजाजत थी आपको। जी 2800 अगर आप दोबारा बस से आप जवाब देंगे, जी आप जी बीच में बोलेंगे, बताइए पर मैं जवाब तो बताइए नहीं दे सकूंगा बताइए ना। बताइए बताइए 28 माह का टाइम रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट विज़ावी Yes. एनर्जी। 8 माह हुए, उस 8 माह में हमने 1500 मेगावाट के एमओयूज अब नहीं मेरा ख्याल है अब एग्रीमेंट्स बारी किए। अब आपकी opposition भी देख लें। डिवीजन ऑफ टाइम फेयर होनी चाहिए, यानी इस Opposition। तरह से तो अगर आप वो हमने करके अब तो वो अगर जो आप है मेगा इश्यूज ये में बात गलत है। पंजाब इस तरह- गवर्नमेंट के गले में रस्सा डाल रहे हैं, कादिर ये तो साहब, बड़ी मुझे अजीब भी बात है। मुझे भी अलाउ कर दीजिए, मैं भी कुछ उनसे कह तो लूं। हमें तवक्को ही नहीं है ना। मैं- हाँ ये ठीक है। उनसे तो हमें तवक्को ही नहीं है। चले पहली बात यह है कि अभी 28 माह इनके जायज, हमारे नाजायज। जब हम कहते रहे कि कम से कम 3 से 5 साल का अरसा दरकार होता है कि ये करने के लिए, और 8 महीने नहीं हुए हैं 18th अमेंडमेंट को। कादिर साहब, आपने रेंटल पावर प्लांट्स में कम मेरा ख्याल है corruption अगर किए ये जनाब, अगर ऊंचा कितने बोलने अरब का बात मुकाबला है? करना, तमाशा बनेगा हमारा, मैं लोग तो बोला हमारा नहीं, आपकी तमाशा बात बनाएंगे। इस तरह ना करें मैं ना। बात कर रही हूँ, मैं आप आपकी बीच में बात पे रुक नहीं रहे हैं, बोला। मुझे बात नहीं आप करने गलत कह रही हैं। नो, आप नहीं बात बिल्कुल करेंगे, गलत कह मैं रही भी हैं। आपको बात नहीं करने आप गलत दूंगी। ना कर रहे थे आप। आप मैं मुझे देखूंगा रोक किस तरह सकते हैं, बोलेगी। आप कैसे रोक आपके पास सकते 4 हैं? साल थे, आपने 1 मेगावाट का तो आपने क्या मुनाफा किया? दिया। आपने हमारे 3 पास तो साल 8 महीने क्या पहले मिला हमें। 200 इस तरह ना डैम करें आप। बनने के जो गलत नहीं कर रही हैं आप, पूरी कौम सामने देख रही है, आप झूठ बोल रही बैठी आप हैं। जरा ऐसा बोलिए। नहीं बिल्कुल बोलूंगा ऐसा मैं। मेरा आप ख्याल है गलत बात कर रही मैनेज आने हैं। चाहिए। कोई मैनेज नहीं हम होगा। कैसे अगर आप हम झूठ हैं? बोलेंगे नहीं तो कोई बोलने मैनेज नहीं नहीं बैठे, होगा। आप औरतों वाली लड़ाई लड़िए। औरतों वाली मुझे लड़ाई औरतों आप वाली झूठ लड़ाई बोली लड़नी जा आप रही लड़िए, हैं, आप गलत लड़िए। कर रही हैं आप। आप आपके लड़ाई पास लड़िए। 5 साल थे यार, महर ये आपने तरीका क्या किया है मुझे बताइए ये आप। तरीका कार है बात हमारे करने पास का। 8 महीने थे, अभी नहीं, 28 महीने में इन्हें अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पूछिए। इनको मैनर्स होने चाहिए, आपको ये बात भी कर बता के लेंगे। तेल की शाउट मुझे भी करना आता है। ये बात प्यार से कर लीजिए ना, यही बात प्यार से शाउट कर भाई लीजिए। वो क्या बीच में साबित बोलने करना तो चाह मुझसे रहे कर बगैर हैं? क्या वजह के सब- आपको गलत मैंने नहीं करी जाए। आपको 15 मिनट आप सुना जानते है हैं औरतों ने आप क्या कर रहे हैं? नहीं होगा ये। 15 मिनट सुना मैंने आपको। नहीं करेंगे आप इस तरह, मैं देखूंगा फिर आप किस तरह करेंगी। ऐसा ना आप कीजिए। खामखा शाउट में क्या ऐसा करना चाहते हैं? You are not my boss. यार, ऐसे Who ना करें। are you to stop ऐसे me? ना करें भाई। You did it twice. बिल्कुल इस यार, तरह यार, से 15 मिनट आप आपकी advantage बात मत सुनिए, लेंगी। मैंने खुदा की झूठ कसम, बोला। खुदा की आप झूठ कसम, बोल रही हैं। बात झूठ सुनिए। बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। मुझे इधर बैठने के पैसे मिल रहे हाँ। हैं, आई प्रॉमिस, सो आई एम हियर टू स्टॉप यू, आई एम हियर टू स्टॉप यू, सो प्लीज 7 साल से आप बैठे हुए हैं। रबिश बुक लाइए, सवाल बजट किया वन आप सेकंड किए ना, कुछ बारी नहीं बारी आपने। बोल लें। आई वांट टू सवाल हेयर किया बोथ ऑफ क्यों यू। खामोश किए नहीं कुछ होना है। है। I want to रेंटल hear both. पावर कौन लेके आया था? मैं लेके आया था। रेंटल पावर में बात करें। इसको मैं इनको ये कह रही अकेले हूँ। one to one ये प्रोग्राम बात नहीं बेसिस करेगा। पे कौन जिम्मेदार है? खालिद साहब, मैं इनको यही बात अभी पूछी थी। इस रेंटल किस्म की पावर स्टूपिड बात में देखिए, ये इस किस्म की हरकतों का जवाब, ये गलत बात है। तमाशा अपना भी बनवा रहे हैं, मेरा भी बन रहा है। लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि वाह वाह सियासतदान बहुत आप अच्छी इनसे गुफ्तगू पूछे कर रहे कि पेट्रोल की हैं। मैं प्राइसेस तुमसे क्या है, बात पिछले नहीं कर रही हूँ, 3 दफा जब इन्होंने मैं बोली आपसे बात नहीं कर रही हूँ ज़हीन कादिर ठीक है, साहब। आप मत करें, मैं मैं भी आपके आपसे लिए नहीं कर रहा प्रोग्राम में नहीं आई मैं हूँ, भी नहीं कर रहा आपके हूँ लिए आपसे प्रोग्राम बात। में नहीं आई हूँ। मुझसे बात कर बिल्कुल लीजिए नहीं बारी कर रहा हूँ बारी, लेट्स आपसे स्पीक नाउ, इसके बाद आप बात कर लीजिएगा बारी बारी। रेंटल पावर प्लांट्स के ऊपर पहले आ जाते हैं। राजा परवेज अशरफ का भी उसमें नाम था, जो लेकर गया कोर्ट के अंदर पूरे केस को, उसको भी आपने अपने साथ हुकूमत का हिस्सा बना लिया, काबीना में भी बैठा लिया। करप्शन उसके अंदर साबित हो गई, पैसे वापस भी आना शुरू हो गए हैं। तो अगर आपको इनके 28 माह बुरे लग रहे हैं ना, तो बाकी वो उनकी बात में दम है। 5 साल आपके पास भी थे बीबी। महर देखिए, मैंने बात यह है कि अगर तो सेंसिबल बात करनी और सुननी हो तो उसका तरीकाकार और होता है, लेकिन अगर सिर्फ शाउट करके, शाउट बंदा वहां करता है जहां दलाल खत्म हो जाते हैं। बात यह है कि वो स्टूपिड बुक लाइए, वो बजट वाली पिछली दफा जो हमें दी गई थी खाना पूरी करने के लिए, उसमें कहा 200 डैम बनाएंगे। मुझे ये बताइए, पंजाब में उस 1 साल का प्रोजेक्ट दिया था ना, बजट 1 साल का होता है, मुझे बताइए 200 डैम कहाँ है? वो जो पंजाब में हमसे वादा किया था 200 डैम बनाने का, वो कहाँ गया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि खुद बंदा उसको नसीहत करे जिसका खुद का दामन साफ हो। और ये हमें रेंटल पावर के ऊपर कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया। राजा परवेज अशरफ उसके अंदर अगर गिल्टी साबित होंगे, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वो अपने बयानात दे रहे हैं, लेकिन इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता। AYBC यहाँ बैठ के फैसला नहीं कर सकते, ना जजमेंट दे सकती है आप ना मैं। ये जजमेंट कोर्ट को ही देनी है कि कौन कल्प्रिट है कौन नहीं। और मैं कतई तौर पर ना किसी कल्प्रिट की, ना किसी करप्ट आदमी की, बिल्कुल ना मैं किसी को डिफेंड करती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। जो कोई भी अगर कल्प्रिट है, किसी ने करप्शन की है, उसको बिल्कुल जो है वो होना चाहिए। लेकिन यह है कि दूसरों को उकसाना और अपनी जो है वो जिम्मेदारी से बरूज़ जिम्मा ऐसे नहीं हो सकते। महकमा एनर्जी का बनाया गया, मुझे ये बताइए उस
उस महकमा जो एनर्जी का बनाया गया जिसके ऊपर लाखों रुपए ब्यूरोक्रेट्स आपने रखे, उसकी परफॉर्मेंस क्या है? उसने आज तक एक साल के अंदर बजट आ गया अगला, हम पूछेंगे ना, हम 200 डैम पूछेंगे, वो दिखाइए 200 डैम का। ये की पहले कि हमारे पास जो 8 माह पहले वो वॉल्वो के आया महकमा, 28 महीने कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट्स का मेरी बहन, वो 28 माह में कंप्लीट होंगे। 1500 मेगावाट के हमने एग्रीमेंट्स कर लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तौसा का 180 का इंप्रूवमेंट ये ऑन पेपर है, ये ऑन पेपर है, नहीं पेपर नहीं है, ये एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। हमने 3500 मेगावाट शामिल कर दिए, हमने 3500 मेगावाट शामिल कर दिए। फिर मैं बोलूंगा तो फिर ये कहेंगी बोलते हो, तो फिर नहीं, तो फिर मैं तस्लीम करूंगा, आपको तकलीफ उठ जाती है, तो फिर तस्लीम नहीं, आपने मुझे बात नहीं करने दी, अब आप भी बात नहीं कर पाएंगे, आपने शुरू किया, 280 आप भी नहीं कर मेगावाट, पाएंगे बात। अब एक बात 280 मेगावाट का कोल का, 280 मेगावाट का विंड का और 280 मेगावाट का ऑयल बेस्ड, ये हमारे 1500 मेगावाट के एग्रीमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, एक छोटा सा वक्फा लूंगी, छोटा सा वक्फा लूंगी और एक सेकंड, छोटा सा वक्फा। एमओयूज में वज़ीर आज़म पैसे खा जाता है, ओके, वो एमओयूज नहीं, जो पैसे आप खा रहे हैं वो सब देख रहे हैं। हाँ, जंगले में पैसे खाए हैं, जो आपने नहर में जंगले लगाए, कभी दुनिया में जंगले लगे देखे हैं नहरों के ऊपर? यानी अजीब किस्म का जो आपने जो पैसे आप उसमें खा रहे हैं ना, जो आपने लैपटॉप में दिखाए हैं वो भी सामने आ जाएंगे। आप नहीं मानते थे सजाद अली शाह को, आप भी नहीं मानते थे ना, वो नहीं था क्योंकि आपने कह दिया। आशियाना आपने बनाया है, औकाफ की जमीन पे आशियानियां बना के बैठे हैं, ये तो बात है। सजाएं हुई, औकाफ की जमीन पे आशियानियां बना के, औकाफ की जमीन पे वो आशियाना बना, उसके बाद हमने उसके बदले पंजाब गवर्नमेंट ने बकायदा औकाफ को जमीन दी। ये भी प्रूफ दे दूंगा, ये इस्तीफा दे देने के बाद दे दूंगा, कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, कोर्ट में ले जाने के बाद, तो फिर पूरी बात बताइए ना, पूरी बात बताइए ना, औकाफ की जमीन को जो है वो हायर किया गया। पूरी बात बताइए कि हमने जमीन दी, हमने बकायदा जमीन दी, औकाफ से जमीन ली, और पंजाब गवर्नमेंट ने उसके बदले जमीन दी, आपको वो जमीन देनी पड़ी। प्रोसेस से मसला है। मैं एक छोटा सा वक्फा लूंगी, सुन लीजिए। वक्फे के बाद यही सवाल उठेगा, एक तो चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ता है उज़मा साहिबा कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को हंगामी बुनियादों पर इजलास बुलाना पड़ता है, ये सबसे बड़ा सबूत है कि इस मुल्क के इदारे जो हैं वो खत्म हो गए, गवर्नेंस खत्म है। एक सेकंड, एक छोटा सा वक्फा ले लें, इसके बाद इसका जवाब आपसे लेंगे और आपसे भी कादरी साहब कि क्या बात है सरकारी मुलाजिमीन आपके काबू में नहीं आ रहे जबकि आप पूरा सूबा ही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चला रहे हैं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। आपको ये बताते चलें कि कल काबीना के इजलास में बड़ी सुथरी हुई, आपका जिक्र किया गया, आपके मसाइल का जिक्र किया गया, मगर रोना ये है कि इसलिए नहीं किया गया कि रात को आपके बच्चे बिलखते हैं या रोते हैं या चूल्हे आपके नहीं जलते या पसीनों से आप सो नहीं सकते या हालात इतने बुरे हो गए हैं लोड शेडिंग की वजह से, मगर काबीना में कल सुथरी की गई हफीज शेख फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और एनर्जी मिनिस्टर के साथ नवीद कमर के साथ कि क्यों नहीं काबू पाया जा रहा लोड शेडिंग पे और सुथरी क्यों की गई, किस तरह एएनपी, पीएमएलक्यू, पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमाओं ने किस तरह शोर मचाया, क्यों मचाया, वो इसीलिए जिस तरह बशीर बलोच साहब ने बड़े खूबसूरती से कह दिया कि इसी तरह चलते रहे तो अगले वोट्स हमें कैसे मिलेंगे, फिर से इक़्तिदार में हम कैसे आएंगे। हसन निसार साहब हमारे साथ मुल्क में इस शो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब हमारा साथ देने के लिए। सवाल यही है, मुल्क कौन चला रहा है जनाब? देखिए मैं सच्ची बात यह है कि ये मुल्क जो है ये मुनाफकत चला रही है, मरकज से लेके सबसे बड़े सूबे तक। अच्छा, मुनाफकत का राज है। और मैं एक बात अर्ज कर दूं कि काफिर को छूट है, मुशरिक को छूट है, मुनाफकों को कत्तन कोई छूट नहीं है। ये मुनाफकों के कब्जे में है, लोगों ने इनके कब्जे जारी रखने हैं। लेकिन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। चंद रोज पहले मैं सुन रहा था टीवी पे, गड़ी खैर बख्श या खैर गड़ी इस तरह का कोई नाम था सिंध का। नवाज शरीफ साहब बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे कि सड़कें, मैं मोहनजोदड़ो से आया हूँ, ये पता नहीं मुझे वो जगह मुझे नहीं भूल गई, खैर गड़ी या कोई इस तरह का नाम था। तो बंदा पूछे तुम्हारे अपने घर के से 7 मिनट की ड्राइव पे सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है जो बहुत बड़ा गिफ्ट है चौधरी परवेज इलाही का, 6-6 फुट के खड्डे हैं वहां, ये सिंध में जाके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी सड़कों का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यही हाल ऊपर है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और ये गदागर हैं हम, ये फकीरों की कौम है, बेकारियों की कौम है, उन खैरातें तकसीम कर रहे हैं, लैपटॉप बांट रहे हैं। ये टोटल मुनाफकत इस मुल्क पे राज कर रही है। इस मुल्क के अवाम को अगर निजात चाहिए तो इन मुनाफकों को
तारीख के कूड़ेदान में फेंकें तो फिर शायद कोई सूरत निकले, अदरवाइज मुनाफा राज है यहाँ। मैं कहता हूँ ये करप्ट नहीं हो तो काबिल कबूल है। तो भाई कुछ तो दो अवाम को, तो अवाम लूट मार करो जितनी कर सकते हो। अवाम को क्यों मुनाफे कितने पसंद आते हैं? क्या मुनाफकत इतने हुनर से करते हैं कि नजर नहीं आता जनाब? जी नहीं, क्यों अवाम को ये बार बार यही पसंद आते हैं? क्या मुनाफकत इतने हुनर से करते हैं, इतनी सफाई से खूबसूरती से करते हैं कि अवाम समझ नहीं पाती? नहीं समझ क्यों नहीं पाते? ये अपने छोटे छोटे मफादात के लिए अपनी आइंदा नस्लें गिरवी डालने वाले लोग हैं। ये देखते हैं कि बेटे को नौकरी मिल गई, पोता पड़पोता चाहे बर्बाद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कम होगी, देखें जहाँ जहालत ज्यादा होगी वहाँ जज्बातियत ज्यादा होगी, वहाँ छोटे छोटे होंगे, छोटे छोटे अचीवर्स होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन निसार साहब। रजी साहब, आपने इनकी बात सुनी, बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। स्वाबी में परसों मुझे एक आदमी मिला, वो कहता है मुझे मोटरसाइकिल मिल रही है, मैं क्यों इमरान खान को वोट दूं, मैं तो फिर एएनपी को दूंगा। एक मोटरसाइकिल के पीछे कम्मी को भी पता है कि यार अगर मैंने ना सही फैसला किया तो मेरे साथ क्या होना है, जमीन के ऊपर मेरे बच्चों के साथ क्या होना है। तो निजाम ही इस तरह का है कि अवाम खुद मजबूर है, एक्सप्लॉइट लाहौर होती के है। अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इलेक्शन से 3 माह पहले घरों में महीने का राशन पहुंचना शुरू हो जाता है और उसके बाद वहां से लाहौर की वो वाहिद सीट है जो PMLN नहीं जीतती और वो सीट जीत जाती। मैं आपको एक बात, आपने देखा ब्रेक से पहले हमारे तबका इशराफिया ने, भले वो राइट के हों, लेफ्ट के हों, वर्दी वाले हों, एक्सटेंशन के भिखारी जो हों, वो वर्दी वाले। मियां साहब ने एक बात बड़ी सुथरी की थी, ये चंद माह पहले की थी कि आज मुल्क में कोई लेफ्ट और राइट नहीं रहा, मगर शायद ये कहना वो भूल गए जो शायद मेरे नजदीक सच है कि अब कोई मुफाद परस्त जरूर है, राइट लेफ्ट सेंटर कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिस्ट है। हम कर लेते हैं जी, PPP हो, N हो, काफ हो, J हो, जो भी हो, ठीक है। ये तबका इशराफिया ने आपस में एक अलायंस बनाया हुआ है। हमें पिछली जमहूरी जब हमने चलाई थी ना मूवमेंट जी, उसके अंदर हमें एक लेसन मिला था कि अदारों को मजबूत होना चाहिए, अदारे मजबूत होंगे तो मुल्क चलेगा। लेकिन किस अदारे को यार? इस मुल्क के अंदर 3 फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खार होती है, लेकिन फैसला करते हैं प्रेसिडेंट जनरल कियानी और प्राइम मिनिस्टर बैठ के। वो बेचारी एक स्पोक्समैन है, स्पोक्समैन जो फॉरेन ऑफिस का मुलाजम जो है उसकी इज्जत भी शायद उससे ज्यादा हो। सेम इज द केस। मेरी बात जरा मुकम्मल होने दीजिए। ये दोनों आपस में लड़ते हैं ताकि हमारी इश्यूज से तवज्जो हट जाए और हम अपने इशू भूल के इस बात पे धमाले डालने शुरू कर देते हैं कि जी नए सूबे बन रहे हैं, नए सूबे बनने से जैसे मेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये है वो अचीवमेंट जो अवाम को इस इलेक्शन के अंदर मिलेगी कि ये तबका इशराफिया पूरे का पूरा एक्सपोज हो गया जी। अब मुनाफकत तो इनकी काम नहीं आने लगी ना, पूरे का पूरा तबका इशराफिया एक्सपोज हो गया। पता चल गया ना, इन्हीं के कब्जे जारी रखने हैं, पता चल गया ना कि ये लोग हैं। अगर किसी ने जहर समझ के खाना है तो खाता रहे भाई, वो अपनी उसका जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने अपनी मुनाफली के लिए, लेकिन इन्हें भी ये बात सोचनी होगी, कि इन्हें गवर्नेंस करने के लिए एक रियासत बहरहाल चाहिए। एंड दे आर प्लेइंग विद द फैब्रिक्स। मतलब जब आप नाकाम हो गए अपनी गुफ्तगू पे, मतलब कि मैं एक सवाल कर लूं, मतलब कि मैं एक सवाल, कौम को मुर्जे इल्जाम ठहरा दिया, मतलब कि मैं एक सवाल कर लूं। अजीब बात है सर। आई सीरियसली ऑब्जेक्ट आपकी बात पे भी और हसन निसार साहब की बात। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मलाइन कर रहे हैं कि पूरी कौम गलत फैसला कर रही है। सुन तो लीजिए, बड़े अफसोस की बात, सुन लीजिए ना, पूरी कौम आती कब है बाहर वोट देने के लिए? तो फिर मेक श्योर करें ना, ये काम करें ना, हम सब मिलके इलेक्शन में हम मिलकर काम करें। बात सुन लीजिए, में परसेंटेज जो है वो 78 और 80% नहीं, मुनाफकत से मुझे याद आया, आपको बहुत बुरा लगता है कि ये अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करते। बहुत पुरानी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एक बच्ची के अगवा केस के अंदर ही कि राय ताहिर जो उधर के इंचार्ज थे, ये अफसर जो हैं, एक फैसलाबाद की जिक्र है, ये ईमानदार अफसर नहीं है, इसको हटाया जाए। हटा दिया आपने, क्या किया? DIG ऑपरेशंस लग दिया लाहौर में। तोकीर शाह, देखिए कमीशन की रिपोर्ट आई, कमीशन। हाँ, तो मैं वैसे ही कह रही हूँ कि ये मुनाफकत नहीं है। तो क्या हसन निसार साहब आपको बुरा लग रहा है उनकी बातें? मगर तो तोकीर शाह साहब अपनी जगह पे नहीं है, जो दूसरा आदमी अपनी जगह पे नहीं है, तो शोर मचाने की जरूरत क्या पड़ती है? राय ताहिर DIG ऑपरेशन क्यों है? यार इस तरह तमस्कर और ठिसकर उड़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं कहने लगा हूं जो सुन ले कि अगर ये हुआ तो हमने भी गलत किया होगा भाई, गलत किया होगा, अपने लिए गलत किया होगा। ये जो है ये चोर है, डाकू है, मुनाफिक है। किया है। लेकिन आप इस जुडिशरी को देखें थोड़े ठंडे दिल से
सोचे कि ये मैं जुडिशरी समझ रही हूँ आपसे, देखिए ना, सुन तो लीजिए इसके लिए पूरी ज़ैन कादरी साहब बताऊं क्या महसूस होता है कि जैसे वजीर आला का जो खिदमत का जज्बा है ना, वो लाहौर से शुरू होकर शायद रहीम या खान तक खत्म हो जाता है। फैसलाबाद के लिए आप चलिए मेरे साथ मुल्तान और जाके डेवलपमेंट देखिए, आप चलिए मेरे साथ। मैं एक परसेप्शन की बात करूं जनाब, क्या बात है कि राय ताहिर फैसलाबाद के लिए सही नहीं है, लाहौर के लिए सही है, अपने पसंदीदा लोग लगाना, अपनी पसंदीदा, आपकी बात नहीं है, ये पूरे मुल्क में है। अगर पसंदीदा किसको कहती है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने डिसोबे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पसंदीदा की पहले आप मुझे तशरीह अच्छा कीजिए। बता दे रही हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने डिसोबे किया है कि नहीं किया? मेरी बारी भी महर, राय ताहिर को डीआईजी ऑपरेशंस लगा के कहां से हटाने को कहा था उन्होंने? फैसलाबाद से हटाने को कहा था, हमने हटा दिया। अच्छा, उधर के लिए ईमानदार नहीं था, उसके फौरन बाद लगा, उधर के लिए ईमानदार नहीं था, इधर के लिए ईमानदार है। उसके बाद फौरन जी एक से उसमें साहब देखिए मैं महर बड़ी, अब मेरे पास तो टाइम, अब मेरे पास तो खैर टाइम नहीं रह गया, वो सारा टाइम जो है वो तो निकल गया, बट मैं सिर्फ ये दो बातें जरूर कहना चाहती हूँ कि ये बात जो साबित करने की कोशिश की जा रही है ना, मुझे फिर या तो मुझे समझ नहीं आती, फिर खुल के कहें कि सियासतदान गलत हैं और जनरल्स को आना चाहिए, फौज जो है इस मुल्क के लिए बेहतर है, फिर आप इस तरह कहें ना, ये कहना कि ये सारे गलत हैं और ये सब वो है, इसलिए अब दूसरी मुझे बात करने, रजी साहब मुझे बात करने दीजिए। और ये जो है ये बात मुझे पहले बात करने आपके साथ शरीक हैं, मुझे बात करने वाले इस नेटो डिसीजन के अंदर शरीक हैं। मैं बात कर रही थी रजी साहब, मैं बात कर रही थी रजी साहब, हर एक का अपना अपना काम है, हर एक का अपना अपना काम है, मुझे बात करने दीजिए काजी साहब। एक सेकंड, अगर आप गवर्नेंस और हुक्मरानी बेहतर कर लेना, जनरल कभी आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मैं ठीक कह रही हूं, देखिए यही बात है, हुक्मरानी के अंदर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसको ये कहना कि सारे सियासतदान खराब है, गलत है, मुल्क सियासतदानों नहीं चलाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और जहां तक अदलिया की बात है, मेरी गुजारिश ये है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूं कि खुदारा अदलिया उन लोगों के बारे में भी देखे जो चक्कियों में बंद हैं, अदलिया उन लोगों के बारे में देखे जिनकी अपीलें नहीं सुनी जाती, और जो लोअर जुडिशरी के अंदर जो करप्शन का आलम है, हमें दर्स सिखाने से पहले ये अदलिया के जो बड़े बड़े सरबराहान हैं वो वहां पे निचली जुडिशरी के अंदर भी देख लें, वहां पर केस बिकते हैं, आप भी अपने गिरबान में थोड़ा सा झांकें हैं, फिर सही है। थैंक यू वेरी मच कादरी साहब, उस्मा बुखारी साहब, रजी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मुनाफिकत का राज इस मुल्क में है कि नहीं है, ये फैसला आपने करना है, मगर एक बहुत बड़ा क्लेम आज दे दिया गया कि लोगों ने कब्जे जारी रखने हैं और मुनाफिकत का राज इसी तरह चलता रहेगा। क्या वाकई? इसका जवाब आप ही के पास है, क्योंकि इस हुकूमत के पास 317 दिन 1 घंटा 4 मिनट 10 सेकंड रह गए हैं और इससे ज़्यादा नहीं। आज के लिए इतना ही। I'll see you all on Monday इंशाल्लाह। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।